माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको जूरिस्प्रूडेंस का एक नया टॉपिक डिस्कस करने आई हूँ। टॉपिक का नाम है जूरिस्प्रूडेंस पे जो टॉपिक आपको डिस्कस करने आ रही हूँ, जूरिस्टिक पर्सन, विधिक व्यक्ति क्या होते हैं, विधिक व्यक्ति क्या है, इनको मैं डिस्कस करूँगी। मैंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, रेगुलेट द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। लॉ का मेन काम क्या है कि मानव व्यवहार को कंट्रोल करे। सबसे पहले लॉ यही काम करता है कि सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सोसाइटी में जस्टिस एंड पीस को स्टैब्लिश करता है। तो आज जो वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, पहला पर्सन्स लिखा हुआ है। जूरिस्टिक पर्सन क्या होता है? देखिए, पर्सन व्यक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सन। और पर्सन किससे बना है? पर्सनालिटी। और पर्सन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन के कौन से वर्ड? परसोना। लैटिन के कौन से वर्ड? परसोना। और जो परसोना वर्ड है वो ग्रीक के किससे लिया गया है? प्रोसोपोन। और प्रोसोपोन का मतलब होता है मास्क। प्राचीन समय में लोग मास्क पहनते थे और मास्क पहन के ड्रामा में रोल को प्ले करते थे। और कहा जाता था कि जब वो मास्क पहन रहे हैं, ड्रामा में रोल को प्ले कर रहे हैं, तो वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे? मैंने लिखा भी है इसलिए, मास्क, ड्रामा, रोल प्ले, ग्रो। तो वो क्या करते थे? मास्क पहनकर ड्रामा करते थे और अपने अपने रोल्स को करते थे, जिसके कारण उनकी पर्सनालिटी ग्रो होती थी। तो अब आप वर्ड समझ गए होंगे, पर्सन, पर्सनालिटी। और पर्सन कहाँ से लिया गया है? लैटिन के परसोना और ग्रीक के पोसोपोन से लिया गया है। एक केस भी आया था, टर्मनाथ मलिक वर्सेस मलिक, 1925 का केस था। इसमें कहा गया कि ह्यूमन बीइंग ही जूरिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। पहले कुछ लोग कहते थे कि केवल मनुष्य ही विधिक व्यक्ति होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में कहा गया आइडल्स, देव मूर्ति, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, निगमित निकाय, ये भी लीगल पर्सनालिटी माने जाएंगे। क्यों? विधि के कुछ ऑब्जेक्टों को, काम को पूरा करने के लिए इन्हें लॉ को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। अर्थात ये आइज ऑफ लॉ में क्या है? जूरिस्टिक पर्सन है। मैंने इसीलिए लाइन भी लिख दी है, लीगल पर्सन को लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। इसका मतलब जो विधिक व्यक्ति होगा वो विधि में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाएगा। दूसरा केस मैंने लिखा है आपको, सालोमन वर्सेस सालोमन, 1897 AC 22। देखिए, ये केस जो है वो कंपनी लॉ का लीडिंग केस है। कंपनी लॉ में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सालोमन वर्सेस सालोमन के केस के बारे में कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तब मैं आपको केस बताऊँ। कंपनी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, कम प्लस पेनिस। मैं आपको इसको लिख के भी दिखा रही हूँ साथ साथ में, ताकि आप इस शब्दों को बहुत अच्छे से समझ जाएं। कंपनी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? कम प्लस पेनिस। देखिए, कम का मतलब क्या होता है? साथ, और पेनिस का मतलब क्या होता है? रोटी। प्राचीन काल में जब लोग रोटी अपनी साथ साथ खाते थे, तब वो क्या करते थे? अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे, और यही व्यापारी कंपनी बनाने लगे, जो आगे चलकर आपको कंपनी कहलाई। पहले ये यूनियन कहलाई, फिर कंपनी कहलाई। अगर यूनियन के बारे में आपको याद करना हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में देखेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं। आगे चलकर यही यूनियन कंपनी बन गई। सालोमन वर्सेस सालोमन के केस में क्या हुआ? एक व्यक्ति है सालोमन, उसने कंपनी बना ली और उस कंपनी में अपनी वाइफ को, अपने तीनों बेटों को, अपनी बेटियों को, सबको कंपनी का कोई ना कोई पोस्ट होल्ड कर दिया। जब कंपनी चलने लगी तो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, और जब शेयर्स इशू कर दिए, लोगों से पैसा ले लिया अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, बाद में कह दिया कि कंपनी इंसॉल्वेंट है। तो कोर्ट ने कहा कि अब आप नहीं कह सकते कंपनी इंसॉल्वेंट है, और कंपनी लॉ का एक लीडिंग प्रिंसिपल लेट डाउन किया, इनकॉर्पोरेट द वेल, पर्दा हटाने का सिद्धांत। जब पर्दा हटाया तो क्या देखा? वन मैन कंपनी है, इसमें कोई सालोमन के अलावा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपको लोगों को पैसा रिटर्न करना होगा। ग्रोवर ने भी कहा कि कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है। कब? वॉर के टाइम में कंपनी की मीटिंग चल रही थी, कंपनी के ऊपर बॉम्ब गिराए गए, सारे मेंबर मर गए, फिर भी कंपनी क्या है? लीगल पर्सनालिटी बनी हुई है। तो अगर कोई लीगल पर्सनालिटी होता है तो लीगल पर्सनालिटी होने के उसको क्या पास होते हैं? कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं लीगल पर्सनालिटी होने के? वो मैं आपको सारे के सारे फ़ायदे डिस्कस करने जा रही हूँ। अब 5 क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं जो किसी में अगर आ जाए तो वो लीगल पर्सनालिटी या जूरिस्टिक पर्सन माना जाएगा। तो सू एंड सूड, हम वाद दाखिल कर सकते हैं, हमारे ऊपर भी कोई वाद दाखिल कर सकता है। इसका मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी भी हम पे केस फाइल कर सकती है, हम भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं।
कॉमन सील का मतलब होता है एक मोहर होगी, मोहर का मतलब आप समझते होंगे स्टैंप होगा, और स्टैंप पे लिखा रहता है कि ये LU की मोहर है या दिल्ली यूनिवर्सिटी की मोहर है, तो एक कॉमन सील होगी। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है विच इज़ नेवर एंडिंग, जो कभी समाप्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड का क्राउन, इंग्लैंड में क्राउन क्या था, द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, राजा की मृत्यु हो राजा चिरायु हो। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति क्राउन पहनेगा वही किंग है, और क्राउन कभी भी डेथ नहीं हो सकती है, इसीलिए क्राउन को भी क्या लीगल पर्सनालिटी के अंतर्गत माना गया। डू द कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर सकते हैं, मूवेल इमूवेल प्रॉपर्टी को सेल परचेज कर सकते हैं। मैंने 5 क्वालिटी बताई, सू एंड सूड, कॉमन सील, परपीचुअल सक्सेशन, डू द कॉन्ट्रैक्ट, मूवेल इमूवेल प्रॉपर्टी को सेल और परचेज कर सकते हैं। अगर ये कोई 5 क्वालिटी कोई कंटेन करता है, लॉ की आइज में वो जूरिस्टिक पर्सन है और लीगल पर्सनालिटी उसे माना जाएगा। अब सामन ने क्या डेफिनेशन दी, ए पर्सन इज एनी बीइंग whom the law regarded as capable of rights or duties, being that is so capable is a person whether human being or not, and no being that is not so capable is a person even though he is a man, he be a man। इसका मतलब ये बिल्कुल सामन क्लियरली कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो लॉ की आइज में राइट एंड ड्यूटी को क्या करता हो, राइट एंड ड्यूटी को अडॉप्ट करता हो, तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, वो जूरिस्टिक पर्सन माना जाएगा, भले ही वो मनुष्य हो या ना हो। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं है, तब भी वो लीगल पर्सनालिटी की कैटेगरी में आ रहा है। अब आपको मैं ऑस्टिन की डेफिनेशन बताती हूँ। ह्यूमन बीइंग इन्वेस्टेड विद स्टेटस, प्रायस्थिति से निहित मनुष्य ही विधिक दृष्टि में व्यक्ति माने जाते हैं। इसका मतलब जिसका स्टेटस है लॉ की आइज में, जिसका स्टेटस है वो व्यक्ति ही लीगल पर्सन माना जाएगा। ऑस्टिन बिल्कुल इसको क्लियर कर रहे हैं। अब पर्सन शब्द को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, 2 तरीके के पर्सन लिए गए। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन आपके ह्यूमन बींग्स, जीवित प्राणी और अन्य अस्तित्व में जो चीज़ें रहती हैं उनको हम क्या मानते हैं, लीगल पर्सनालिटी मानते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन सी चीज़ें अभी बताया गया आपको, इनकॉर्पोरेट बॉडी, देव मूर्तियाँ और इसी तरीके की चीज़ें होंगी जो आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाएंगी। तो आर्टिफिशियल पर्सन की अगर एक लाइन में डेफिनेशन याद करनी होती, जो जीवित प्राणी ना हो, इसका मतलब ये लिविंग ह्यूमन बींग्स नहीं है। लॉ के पर्पस के लिए इन्हें क्या माना जाता है, पर्सन माना जाता है, और ये आर्टिफिशियल पर्सनालिटी की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सनालिटी माना जाएगा वो लीगल पर्सनालिटी होने के नाते वो 5 क्वालिटी को ग्रो करेगा जो पहले बताई जा चुकी हैं। अब नेचुरल पर्सन और ह्यूमन बींग्स में कौन कौन है, अनबॉर्न चाइल्ड, अजन्मा बालक, एक बच्चा जो चाइल्ड है जो माँ के गर्भ में है, वो भी क्या माना जाएगा, नेचुरल पर्सन माना जाएगा। और उसके ऊपर एक केस भी आया था, मॉन्ट्रियल ट्रामवे कंपनी वर्सेस लेविन का केस आया था। इस केस में क्या कहा गया कि अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ में है और डिफेंडेंट की वजह से उसको इतनी क्षति पहुंची, फिजिकल क्षति पहुंची कि जब वो पैदा हुआ तो कुछ चीज़ें उसके पार्ट्स फिजिकल ख़राब थे, तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी जिम्मेदार होगी, डिफेंडेंट कंपनी, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि माँ के गर्भ में भी अगर कोई बच्चा है तो उसको सेफ तरीके से क्या किया जाए, उसको नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड के लिए क्या किया गया, कंपनसेशन दिलवाया गया। अब आगे मैं आपको केस डिस्कस करने जा रही हूँ। देखिए किसी केस में क्या किया गया है, चाइल्ड इन वॉम में गर्भ में बच्चे को लीगल पर्सन माना गया है, किसी केस में नहीं माना गया। आप सोचेंगे कि किसी केस में माना जाता है, किसी केस में नहीं। देखिए जहाँ हम सर्कमस्टांसेस को प्रूव कर देते हैं कि उस सर्कमस्टांसेस के कारण उस बच्चे को माँ के गर्भ में चाइल्ड इन वॉम में लॉस हुआ था, वहाँ हमें न्यायालय क्या करता है, कंपनसेशन दिला देता है। जहाँ हम अपनी बातों को साबित नहीं कर पाते उस केस में कोर्ट हमें रिलीफ नहीं देता है। इसीलिए किसी केस में आप देखते हैं रिलीफ मिलता है, किसी केस में नहीं मिलता, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड और प्रूफ करने के आधार पे ऐसा होता है। अब जो केस बताने जा रहे हैं, वकार वर्सेस ग्रेट नॉर्थ रेलवे कंपनी आयरलैंड। इस केस में अजन्मे बालक को लीगल पर्सन नहीं माना गया। एक बच्चे को माँ के गर्भ में चोट पहुँची, कंपनसेशन का केस फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर अनबॉर्न चाइल्ड को लीगल पर्सनालिटी की कैटेगरी में नहीं माना गया और कहा कि जो चाइल्ड इन्वॉर्म है उसके प्रति हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। दूसरा केस मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड बनाम ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन 1962 2 QB 173। चाइल्ड इन्वॉर्म जन्म लेने के बाद
फिजिकल लॉस के लिए फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1976 में कंपनसेशन के लिए केस फाइल कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है और जन्म लेने के बाद उसको जो फिजिकल लॉस हुआ था वो माँ के गर्भ में हुआ था, वो किस एक्ट में कंपनसेशन ले सकता है? फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1976 में अपनी मदर के माध्यम से कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। कुछ केसों में आप कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं। कॉन्टिजेंट ओनरशिप, एक बच्चे को कहा गया है कि जो माँ के गर्भ में है उसको भी प्रॉपर्टी का राइट है, लेकिन उसका राइट वो कैसा ओनर है? कॉन्टिजेंट ओनरशिप। कॉन्टिजेंट का मतलब होता है घटना पर आधारित है, अभी घटना नहीं घटी है, जिस दिन वो जन्म ले लेगा प्रॉपर्टी पे उसको राइट दे दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा इसलिए लिखा हुआ है कि अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चे का जन्म हो जाएगा तो कॉन्टिजेंट ओनरशिप किस में चेंज हो जाएगी? वेस्टेड ओनरशिप में, निहित स्वामित्व में। तो अभी उसका हित कैसा है? कॉन्टिजेंट। और हमारे यहाँ हिंदू लॉ भी कहता है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है उसको हम प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना सकते हैं, जब उसका जन्म होगा तो वो प्रॉपर्टी वो उसके नाम पे हो जाएगी। अब आईपीसी में कुछ सेक्शंस मैंने आपको लिखे हुए हैं। आईपीसी के सेक्शन 312, 313, 316 जो बताते हैं कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है, हम उसको, अगर वो जीवित जन्म ले सकता है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? गर्भ में मारने का कोई ऑफेंस कर रहे हैं, तो ये अपराध माना जाएगा। आप इसके लिए आईपीसी पढ़ लेंगे 312, 313, 316, जहां पर मिसकैरेज के बारे में दिया गया हुआ है। हाँ, पोजीशन ऑफ डेड पर्सन, मरे हुए व्यक्ति की विधि की स्थिति क्या होगी? तो डायस एंड ह्यूगस कहते हैं कि लॉ का मरे हुए व्यक्ति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ना मरे हुए व्यक्ति का कोई राइट होती है, ना ही कोई लायबिलिटी होती है। लेकिन कुछ लीगल पर्पस से हम मरे हुए व्यक्ति को क्या करते हैं? लीगल पर्सनालिटी मान लेते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी लीगल राइट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और अपनी विल में डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी लिख जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से बांटा जाए, तो उसी तरीके से उसकी विल के मुताबिक, उसकी इच्छा के मुताबिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जैसा उसने कहा होगा उसकी बात को बिल्कुल माना जाएगा, जैसा कि वो अपनी विल में लिख के गया होगा। एक केस भी इस पे याद आ रहा है, आर वर्सेस स्टुअर्ट 1840 का केस है कि हर व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार शालीनता के साथ किया जाएगा, विद डिग्निटी किया जाएगा। किसी की डेड बॉडी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, विद डिग्निटी उसको क्या करना चाहिए? हमें उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। आईपीसी का सेक्शन भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आईपीसी सेक्शन 499 में दिया हुआ है, एक्सेप्शन है कि किसी के मरने के बाद हम उसके बारे में कुछ भी डिफेम बातों को पब्लिश नहीं करा सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पूरा राइट है कि हमारे ऊपर केस फाइल करे और वो हमारे ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति का डिफेमेशन नहीं कर सकते, मानहानि नहीं कर सकते। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? उसका डिफेंस लेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन 297 आईपीसी का कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, कब्रिस्तान में हम ट्रेसपास करते हैं या फिर हम शवों को निकालते हैं, इस तरीके का करते हैं, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसे हमें आईपीसी के अनुसार पनिश किया जाएगा। एक केस भी आया था फोस्टर वर्सेस डॉड का, जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसकी डेड बॉडी को नहीं निकाला जाएगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस को छोड़ के। एक एक्ट भी इस पे आया था, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1955 में, जहां डेथ व्यक्ति अगर कह के जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखों का दान कर दीजिएगा, मेरे शरीर के पार्ट्स को, हार्ट को, लीवर को, किडनी को दान कर दीजिएगा, वहां उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने डेड बॉडी से जब वो उसकी डेथ होती है तो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को दी जाती है और उसने पहले से कंसेंट लेटर पे साइन किया होता है। उस लेटर को जमा करने के बाद ही उस पार्ट्स को निकाला जाता है, बिना उसकी परमिशन, प्रायर परमिशन के। उसकी डेथ के बाद हम ऑर्गन को किसी तरीके से निकाल नहीं सकते। अगर हम निकाल रहे हैं तो ये ऑफेंस है, हमारे खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। अब एक केस और आया था, पंडित परमानंद वर्सेस भारत संघ में कहा गया था कि अगर किसी को हैंग टू किल डेथ दिया गया, फांसी की सजा दी गई है, तो डॉक्टर को डिक्लेयर करना चाहिए कि ये व्यक्ति मर चुका है। जब डॉक्टर फांसी की सज़ा दी जाती है तो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद रहते हैं और डॉक्टर डिक्लेयर करे कि ये व्यक्ति अब मर चुका है, तो उसको फांसी से उतारा जाएगा और उसके बॉडी को अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके रिलेटिव के सामने। अगर उसके रिलेटिव्स डेड बॉडी पे क्लेम नहीं करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उसके धर्म को जानते हुए उसको क्या करेगा? उसका क्रिमिनेशन करेगा, जिस भी वो धर्म का होगा उसके अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बात, अगर किसी व्यक्ति का धर्म नहीं पता चलता है तो स्टेट अपने हिसाब से फैसला लेकर उसका अंतिम संस्कार कर सकती है।
दूसरा एक केस आया है आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस भारत संघ, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति होमलेस पर्सन है, सड़क पे उसी किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो जो व्यक्ति सड़क पे डेथ हो गई, जिसका कोई भी घर नहीं है, कोई भी क्लेम नहीं कर रहा है बॉडी पे, उसके शव का भी अंतिम संस्कार क्या किया जाएगा, विद डिग्निटी के साथ किया जाएगा। तो आपने देखा कि डेड पर्सन को भी लॉ में राइट दिए गए हैं, वो उसके उस राइट दिए गए हैं जो एक व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को प्रति हमें अपनी ड्यूटी को पूरा करना है, वो चीज़ें बताई गई हैं। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, अभी मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि अनबॉर्न चाइल्ड का पोजीशन बताया, उसके बाद आपको अब एनिमल का लीगल स्टेटस बता रहे हैं, डेड मैन का बताया, अब एनिमल का लीगल स्टेटस बता रहे हैं। देखिए जानवरों की विधि की स्थिति क्या होगी। प्राचीन समय में, यहूदी काल में, ज्यूस काल में, ग्रीक टाइम में एनिमल्स को भी लीगल स्टेटस मिल रहा था, और उस बात का समर्थन जूरिस्ट कर रहे हैं सदरलैंड, जिनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पेज नंबर 44 में बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, जो मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल्स बताऊंगी। पहला एग्जाम्पल बता रही ज्यूस कॉल का। उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को गाय या बैल मार दे सींग से, तो उसके मांस खाने को प्रोहिबिटेड कर दिया गया, और उसको, गाय को या बैल को जिसने मारा था पर्सन को, उसको पत्थरों से मार दिया जाता था, और उसको बिल्कुल रोक लगा दी जाती थी, उसका मांस कोई भी नहीं खाता। एक तरीके का उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था। जर्मनी में मुर्गे के ऊपर केस चलाया गया। अब देखिए केस क्या है कि एक व्यक्ति है और बार बार मुर्गा इस तरह से बोलता है कि उसकी आवाज़ डिस्टर्बेंस होती है, उसकी आवाज़ से, मुर्गे की बाक से उसकी नींद बेकार हो जाती है, और वो केस लाता है। दोनों तरफ के वकील प्रेजेंट होते हैं, और बाद में अदालत क्या करती है, मुर्गे को फांसी की सजा, हैंग टू किल डेथ दे देती है। और डायरेक्ट एडवोकेट बोलते हैं कि मैं अपने क्लाइंट, विंग्स रूपी क्लाइंट, पंख रूपी क्लाइंट को नहीं बचा पाया। साबित हो गया था कि मुर्गा को बाग देने का समय निश्चित होता है, वो अनिश्चित समय पे बाग देता है, आवाज़ें देता है, जिसके कारण दूसरे व्यक्ति की नींद खराब होती है, जिसके कारण मुर्गे को फांसी की सजा दी गई जर्मनी में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एनिमल्स को भी ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करके उनको पनिशमेंट दी जा रही थी। उसी तरह का एक एग्जाम्पल आपको मध्यकालीन में मिलता है, मिडेवल पीरियड में मिलता है, रेट्स का। 1519 में चूहे क्या करते थे, किसान के खेत में होल्स कर देते थे। अगर जो व्यक्ति गांव के हैं वो बात जानते हैं कि अगर रेट्स ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं तो रेट्स फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। क्यों? जब चूहे ज़मीन में होल्स कर देते हैं तो उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और वो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस किसान को, फार्मर को बहुत नुकसान हो रहा था, जिसके कारण उसने केस फाइल किया। तो कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट देते हुए कहा कि इन रैट्स को यहाँ पर हटा दिया जाएगा। इन रैट्स को राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए, उनके जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट करते हुए इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। अगर कोई प्रेग्नेंट चूहिया होगी तो उसको जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होगी उसको वहीं पर रहने दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि इस तरह से चूहों को हटाया जाए कि कुत्ते, बाज, डॉग्स ना खाने पाए। इसका मतलब उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट कोर्ट ने किया। एनिमल्स जो भी काम कर रहे थे उनके लिए, उनको प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या किया जाता है, वाइकेरियस लायबिलिटी में उनके स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, एनिमल्स को नहीं ठहराया जा रहा था। आज भी हम पुलिस डॉग की बात करें, पुलिस डॉग को बाकायदा सैलरी मिलती है, जब वो अपॉइंट किया जाता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन क्योंकि डॉग का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे लीगल पर्सन की कैटेगरी में नहीं माना गया, लेकिन उसको एक एम्प्लॉय माना जाता है, और रिटायरमेंट के बाद भी उसका उसी तरीके से ख्याल रखा जाता है जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग रिटायर होता है उसका रखा जाता है। अब केस भी एक आप देखेंगे, केरला हाई कोर्ट में 6 जून 2000 को एक इंपॉर्टेंट लीडिंग केस डिस्कस हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1998 में एक नोटिफिकेशन जारी की थी जंबो सर्कस के खिलाफ, जिसमें 250 से ऊपर एम्प्लॉयज़ काम करते थे, और कहा गया कि उस सर्कस में लॉयन, मंकी, टाइगर, बियर्स, इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के दौरान इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, कई कई दिनों तक भूखे रखा जाता है, खाना नहीं दिया जाता है, जिससे हम एनिमल्स को प्रति बिल्कुल क्रूल बिहेवियर कह सकते हैं कि एक हम ऐसा क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं जो इंसानियत से गिर के है। तो कोर्ट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके रोक लगा दी, जिसको चैलेंज किया गया था केरला हाई कोर्ट में। 6 जून को 2000 में चैलेंज हुआ, लेकिन वहाँ भी जस्टिस ने, कौन से जस्टिस से आप ध्यान रखेंगे, के नारायण कुरूप, KV शंकर नारायण, दोनों जजेस ने कहा कि हम सर्कस में एनिमल्स के प्रति क्रूरती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सर्कस में आज प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से ट्रेनिंग की व्यवस्था बंद कर दी गई है। आपने देखा होगा डायरेक्टली जजेस ने कहा कि हमें एनिमल्स के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। फ्रेंडली बिहेवियर वर्ड आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इस वर्ड को कोडिफाई भी किया गया है कि हमें एनिमल्स के प्रति दया का भाव रखना है, मर्सी का भाव रखना है, और उनको एक मित्र की तरह ट्रीट करना है, और हमें उनके राइट को प्रोटेक्ट करना है। अब
आज इस टॉपिक में आपने पढ़ा कि मैंने पर्सन्स को दो पार्ट्स में बांटे। मैंने नेचुरल पर्सन बांटा और आर्टिफिशियल बांटा। और नेचुरल पर्सन में मैंने आपको 3 चीज़ें कवर की। पहला मैंने कवर किया कि अनबॉर्न चाइल्ड इन वॉम, दूसरा मैंने कवर किया कि पोजीशन ऑफ डेड मैन, और तीसरा मैंने कवर किया एनिमल लीगल स्टेटस। तो अभी आर्टिफिशियल पर्सन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए, तभी आप समझ पाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं। थैंक यू।